नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर हंसा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की समाजशास्त्र विषय की पुस्तक, जिसका प्रथम अध्याय है समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र का परिचय पढ़ने से पहले हम सब इस चीज़ को जानेंगे कि समाजशास्त्र क्या है, किस प्रकार से इसका उदय हुआ और समाज में इसका क्या महत्व है। तो समाजशास्त्र का परिचय जानने के लिए हमारे पास प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र है क्या। समाजशास्त्री होने के नाते हर कोई आपसे यही पूछेगा कि समाजशास्त्र क्या होता है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि एक ऐसा विषय जो आपको समाज का अध्ययन करना सिखाता है, समाज की जानकारी देता है, जिसमें व्यवस्थित रूप से समाज के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएं होती है, उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हमने जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है समाजशास्त्र का उदय किस प्रकार से हुआ है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जो समाजशास्त्र के उदय के लिए जिम्मेदार रही है। तो आज हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का विकास धीरे धीरे कहाँ हुआ। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हुआ वो यूरोप में हुआ। यूरोप एक केंद्र के रूप में रहा समाजशास्त्र के उदय के लिए। सबसे पहले आई वाणिज्यिक क्रांति। वाणिज्यिक क्रांति का जो समय रहा था वो रहा था आपके 1450 से 1800 ईस्वी के दौरान। 1450 से 1800 ईस्वी के दौरान समाज शास्त्र का उदय माना जाता है वाणिज्यिक क्रांति से। क्या थी वाणिज्यिक क्रांति? इसके दौरान जो है बहुत ज्यादा जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के प्रयास किए, विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के प्रयास किए। इसी में हम ये देख सकते हैं कि जो कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था वो भी इसी वाणिज्यिक क्रांति के दौरान हुआ था। कागजी मुद्रा। जो दूसरी बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो अपने अमेरिका भारत की खोज की गई थी वो भी इसी दौरान की गई थी, अर्थात व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, और अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने के लिए जो यूरोपीय देश थे वो अन्य देशों में घूम घूम कर प्रमुख केंद्र देखने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए नए देशों की खोज की जा रही थी और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके बाद हम दूसरे बिंदु पे आते हैं कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समाज शास्त्र के विकास में। हुआ क्या था कि 1789 से पूर्व जो समाज वहाँ का समाज था, यूरोप का, फ्रांस का समाज था, वहां पर किसका शासन था? जारशाही शासन था। जारशाही शासन में जो राजा हुआ करता था, राजा वो कैसा था? निरंकुश था। निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला हो गया था, जिसकी वजह से जनता में असंतोष व्याप्त था। जनता में असंतोष व्याप्त होने की वजह से बहुत ज्यादा नियमहीनता की स्थिति आ चुकी थी फ्रांस में। तो फ्रांस की जो आम जनता थी वो उस राजा से दुखी हो गई थी और उसको उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। इसी दौरान जो फ्रांस में स्थितियां बदली थी, वहां पर कुछ समाज सुधारक पैदा हुए थे फ्रांस में, जिन्होंने आम जनता को जागरूक करने के लिए भरसक प्रयास किए थे। उनमें से हम कुछ विचारकों के नाम यहाँ ले सकते हैं, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्टेयर आदि विचारक हुए यहाँ पर।
कौन कौन से प्रमुख विचारक हुए? देखिए, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। इन विचारकों ने क्या किया? आम जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, जिसकी वजह से समाज में जागृति आई, उनमें तार्किकता का विकास हुआ और उन्होंने राजा के प्रति विद्रोह कर दिया और राजशाही शासन का इस प्रकार से अंत हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही हम देख सकते हैं कि एक नारा लगाया गया था फ्रांसीसी क्रांति में, वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। कौन सा नारा था? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। इस नारे ने क्या कार्य किया? इसकी वजह से फ्रांस में समानता की स्थापना हुई, स्वतंत्रता की स्थापना हुई और बंधुत्व की स्थापना हुई और अराजकता का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई और समाज कैसा बन गया? लोकतांत्रिक समाज बन गया। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? वहां पर लोकतंत्र का उदय हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति पूरी हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है हमारा औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड अर्थात यूरोपीय देशों में हुई थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आने के पीछे रीजन क्या रहे थे? क्योंकि सबसे पहले जो हम देखते हैं भाप के इंजन का आविष्कार कहाँ हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। इसी तरह से इसमें क्या अन्य कार्य हुए थे? इसमें उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, मशीनीकरण हुआ, और क्या हुआ? पूंजीवाद को बढ़ावा मिला औद्योगिक क्रांति की वजह से, पूंजीवाद आया और क्या हुआ? औद्योगिक मशीनीकरण हो गया। एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारक आया वो था हमारा मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी वजह से इसे हम श्रमिक वर्ग भी कहते हैं। मध्यम वर्ग को श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जिसकी वजह से समाज में क्या हुआ? परिवर्तन आए। तो ये तीन महत्वपूर्ण ऐसे कारक थे जिसको हम सामूहिक रूप से क्या नाम दे सकते हैं? पुनर्जागरण का काल। इसको हम कह सकते हैं पुनर्जागरण। इनको पुनर्जागरण के नाम से हम जान सकते हैं। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण कारक हुए जो समाज शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये तीन कारण थे, तो इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से समाज शास्त्र अस्तित्व में आया? जब समाज में वाणिज्यिक क्रांति हो गई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, तो ये ऐसे कार्य थे जिसकी वजह से समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियां थी जो पूरी तरह से बदल चुकी थी और इन्हीं कारणों की वजह से समाज में परिवर्तन आया, आमूलचूल परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने के लिए हमें एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ने लगी जिसको हम कह सकते हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की जो स्थापना का एक टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1838 का टाइम। 1838 में ही समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी और समाजशास्त्र की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति है जिसको हम समाजशास्त्र का जनक भी कह सकते हैं वो है हमारे ऑगस्ट कॉम्ट साहब। ऑगस्ट कॉम्ट ने ही सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना की थी। कहाँ के निवासी है? फ्रांस के निवासी है और इन्होंने यूरोप में सबसे पहले समाजशास्त्र की स्थापना की। अच्छा, इन्होंने जो नाम दिया था वो समाजशास्त्र नाम नहीं दिया था, इन्होंने नाम दिया था सामाजिक भौतिकी, जो कालांतर में आगे चल के समाजशास्त्र के नाम से जानी गई। सामाजिक भौतिकी के नाम से इनके विषय को जाना गया था। 1838 में ये यूरोप में स्थापित हुआ, इसीलिए इसे कहते हैं, इनको कहा जाता है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। जैसे हम राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन जो करते हैं वो राजनीति शास्त्र में करते हैं,
आर्थिक घटनाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। मानवीय घटनाओं का अध्ययन या मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मानव शास्त्र में किया जाता है। समुद्र से संबंधित जो घटनाएं होती है उसका अध्ययन हम समुद्र शास्त्र में करते हैं। इसी प्रकार से खगोलीय जो घटनाएं होते हैं खगोल शास्त्र में अध्ययन होता है। तो समाज की घटनाओं का अध्ययन जिसमें होता है उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र। हम फिर आते हैं भारत में इसका जो उदय हुआ या भारत में इसका विकास हुआ वो कब से माना जाता है और कौन से ऐसे प्रमुख घटक कारक या महत्वपूर्ण योगदान करता है जिनकी वजह से भारत में समाजशास्त्र का विकास हुआ है। तो यहाँ हमारे देश में समाजशास्त्र बहुत नवीन है, बहुत प्राचीन नहीं है। जहाँ यूरोप में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में समाजशास्त्र आ चुका था, वहीं हमारे देश में भारत में इसकी शुरुआत 1914 से मानी जाती है। सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में समाजशास्त्र की स्थापना की गई थी। उसके पश्चात में सन 1917 में ऐच्छिक विषय के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा था। इसके पश्चात 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया और 1923 में मैसूर तथा आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना की गई थी। लेकिन जो भारत में समाजशास्त्री थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से एक व्यक्ति का नाम जिसे कि हम भारत में समाजशास्त्र का पिता कहते हैं वो है हमारे G.S. घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। इन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा भारतीय समाजशास्त्रियों के अन्य नाम हो सकते हैं M.N. श्रीनिवास, इरावती कार्बे, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, K.M. कापड़िया, S.C. दुबे, A.K. सरन, योगेंद्र सिंह और बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम आगे बात करते हैं। अगला आता है हमारा समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा कि समाजशास्त्र क्या है। अभी हमने ये पढ़ा है कि समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ था, कौन से ऐसे कारण थे जिन्होंने समाजशास्त्र को समाज में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बाद हम अगला बिंदु लेते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। तो हम इसमें देखते हैं कि दो शब्दों से मिलकर, ये जो दो शब्द है वो दो भाषाओं से लिए गए हैं। पहली भाषा हम कह सकते हैं लैटिन भाषा है और दूसरी है ग्रीक भाषा। लैटिन भाषा का जो शब्द लिया गया है वो है सोशियस और ग्रीक भाषा का जो शब्द लिया गया है वो है लॉगस। सोशियस और लॉगस इन दोनों शब्दों से मिलकर के ये बना है समाज शास्त्र, अर्थात समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान। एक ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता है। किस तरीके से करता है? वैज्ञानिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है पूरे के पूरे समाज का एक सर्वांगीण अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। इसकी परिभाषाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है। वो सबसे पहले आते हैं किंग्सले डेविस महोदय हैं। इनकी पुस्तक का नाम भी ह्यूमन सोसाइटी है। इन्होंने समाजशास्त्र का जो बताया है, उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? मानव समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन करता है। जहां भी मानव का समाज होगा वहां पे समाजशास्त्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाज है तो मानव है और मानव है तो समाज है। समाज के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं है और मानव के बिना समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं जॉनसन महोदय की। H.M. जॉनसन, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने सामाजिक समूहों, सोशल ग्रुप्स को इंपॉर्टेंट माना है कि सामाजिक समूहों का विज्ञान है। क्या है समाजशास्त्र? सामाजिक समूहों का विज्ञान ही समाजशास्त्र है। आगे मैकाइवर पेज, इनकी ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो इसमें यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों पे जोर देते हैं ये। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र कहते हैं। समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों के विषय में विभिन्न प्रकार के संबंध, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, पारस्परिक क्रिया करता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया के बाद में उसे कहते हैं अंतःक्रिया।
बार बार मिलना क्रिया प्रतिक्रिया और अंत्यक्रिया होती है। हम किसी व्यक्ति को जानने लगते हैं तो उनसे हमारा संबंध बनता है और फिर ये संबंध अन्य लोगों से बनते जाते हैं आपस में और एक नेटवर्क बन जाता है। ऐसे इस तरह से एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये जो जाल बन रहा है, ये जाल पूरा का पूरा क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो जो मैकाइवर और पेज है वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इसी संबंधों को, इसी प्रकार के जो संबंध है उनको हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। हमने अभी अर्थ देखा और इसकी परिभाषा देखी। अब हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है। सभी विषय अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है। इसे हम लिमिटेड नहीं कर सकते हैं, सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। तो जैसे राजनीति विज्ञान है तो वो राजनीति का अध्ययन करता है, राजनीति से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, लाभ हानि का जो भी है सारा अध्ययन उसी में किया जाता है। और मनोविज्ञान, मानव के व्यवहारों का, मानव के संवेगों का सारा अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। और समाजशास्त्र, क्योंकि ये सारी घटनाएं समाज में होती है, राजनीति समाज से जुड़ी हुई है, अर्थशास्त्र समाज से जुड़ा हुआ है, मानव समाज से जुड़ा हुआ है, अतः समाजशास्त्र के क्षेत्र से कुछ भी दूर नहीं है, सब कुछ समाजशास्त्र के क्षेत्र में ही समाया हुआ है। इसलिए हम समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र लेते हैं वो एक विस्तृत और व्यापक रूप में लेते हैं। अब इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग है समाजशास्त्र के? देखिए, पहला तो है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके दो संप्रदाय बताए हमने, एक तो स्वरूपात्मक संप्रदाय होता है, एक होता है समन्वयात्मक संप्रदाय। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो क्या बात करता है? इसके नाम से पता चल रहा है स्वरूप, स्वरूपात्मक अर्थात जिसका एक रूप है, जिसका एक आकार है, जो उसकी बात करता है तो वो कहलाता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक है वो है जॉर्ज सीमेल और एफ टोनीज, प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके बाद में अन्य समर्थक है, इसके अन्य समर्थक कौन है? वॉन है, वीरकांत है, मैक्स वेबर है, ये सारे के सारे जो है अन्य इसके समर्थक विचारक है। ये क्या बात करते हैं? इनका कहना है कि ये जो समाज शास्त्र है इसकी एक विशिष्ट एवं शुद्ध विज्ञान के रूप में पहचान है। समाजशास्त्र खुद एक विज्ञान है और इसकी एक विशिष्टता है। ये सामान्य नहीं है बल्कि अपना इसका खुद का एक दायरा है जिसमें ये अपना काम करता है। दूसरा है, ये कहते हैं कि स्वरूप के अध्ययन पर ये स्पष्ट रूप से, क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय है तो स्वरूप पे तो बल देंगे, तो ये स्वरूप पे ज्यादा जोर देते हैं, अंतर्वस्तु पे कोई जोर नहीं देते हैं। जैसे मान लो ये एक जार है, इस जार में हमने भर दिया है पानी या कुछ भरा हुआ है लिक्विड, तो ये इस बाहरी जो आकार है, बाहरी आकार के अध्ययन पर तो जोर देते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले लोग, बाहरी आकार के अध्ययन पर जोर देते हैं, लेकिन जो इसमें अंतर्वस्तु भरी है ये है अंतर्वस्तु, इसे हम अंतर्वस्तु कहते हैं और इसे स्वरूप कहते हैं। स्वरूप पे जोर ना दे करके स्वरूप के अध्ययन पर जोर देते हैं, अंतर्वस्तु पर जोर नहीं देते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि मान लो लिक्विड पदार्थ है कहीं पर भी, अगर हम इसको किसी अन्य जार में, किसी इस तरह के जार में डाल देंगे तो वो ऐसा आकार ले लेगा, अगर इसको इस तरह के जार में डाल देंगे तो वो ऐसा आकार ले लेगा। तो जैसे आकार में हम उस अंतर्वस्तु को डालेंगे वो वैसा ही बनता जाएगा, ये ऐसा मानते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो अब ये स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने आलोचना की है, जिनमें आलोचक है एक तो आपके सोरोकिन और फीचर। सोरोकिन महोदय और फीचर महोदय हैं जिन्होंने आलोचना की है। आलोचना के लिए क्या कहा? इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में
भेद करना मुश्किल है। अंतर्वस्तु और स्वरूप को हम अलग नहीं कर सकते हैं समाज में, क्योंकि समाज में दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं कि समाजशास्त्र स्वतंत्र और पूर्ण शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि समाजशास्त्र में सभी घटनाएं एक दूसरे से प्रभावित और आश्रित होती है। अपने आप में आत्मनिर्भर विषय नहीं है समाजशास्त्र। इसीलिए एक जो घटना घटित होगी वो अन्य को भी प्रभावित करेगी, अर्थात सावयव सादृश्य बताते हैं। और वो ये कहते हैं कि पूर्ण शुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता है समाजशास्त्र, बल्कि मिला जुला अन्य के सहयोग से ही ये चल सकता है। अगला जो संप्रदाय आता है हमारा द्वितीय संप्रदाय, अभी हमने पहले पढ़ा है स्वरूपात्मक संप्रदाय, अब हम पढ़ रहे हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक इसके नाम से पता चलता है कि समन्वय, सामंजस्य, सामान्यता, इन शब्दों को लेकर के चलने वाला है ये। और इसके जो प्रमुख विचारक है ये आपको अच्छे से याद करने हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारक कौन है और समन्वयात्मक संप्रदाय के विचारक कौन है। तो इसमें हम देखते हैं कि सोरोकिन, दुर्खीम, हॉबाउस, गिन्सबर्ग, इनके नाम अच्छे से रट लेने हैं। ये कौन से विचारक है? ये समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख विचारक है, जिन्होंने इस बात पे बल दिया है कि समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है, विशिष्ट विज्ञान नहीं है। जबकि इसके विपरीत हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ा था, उसमें उन्होंने समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान माना था, और ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं सामान्य विज्ञान। दूसरा है इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो तो एक पर्टिकुलर अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले, जबकि ये क्या बात करते हैं? ये पूरे के पूरे समाज की बात करते हैं कि पूरा जो संपूर्ण समाज है वही समाज समन्वयात्मक संप्रदाय का क्या है? क्षेत्र है। समाज का क्षेत्र है, समाजशास्त्र का क्षेत्र है संपूर्ण समाज। और समाज को क्या मानते हैं ये? सावयव सदृश्य, सबसे इंपॉर्टेंट। सावयव सदृश्य का मतलब क्या होता है? शरीर के समान, जैसा मनुष्य का शरीर होता है, अर्थात हर एक मनुष्य के शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, पूरा का पूरा एक ढांचा होता है और हर एक अंग दूसरे अंग को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से हमारा समाज है, इस समाज में भी सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक अंग को चोट लगती है तो संपूर्ण जो शरीर होता है उसमें दर्द होता है, पूरा का पूरा शरीर प्रभावित होता है। तो यही स्थिति हमारे समाज के साथ है कि समाज में अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या समाज के किसी भी घटक को हम प्रभावित करते हैं तो सारे की सारी परिस्थिति बदल जाती है, पूरे समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसके लिए कहा गया है कि ये क्या है? सावयव सदृश्य है। अब इसकी भी आलोचना की गई है। आलोचना में क्या कहा गया है? जो इसके आलोचक है वो कौन होंगे? वो होंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले, जिन्होंने स्वरूप पे बल दिया था। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विचारक हैं उन्होंने इसकी आलोचना की है और उन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र क्या है? अन्य विज्ञानों पर आश्रित हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा? एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। खिचड़ी शास्त्र, खिचड़ी क्या होती है? जिसमें हम बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, स्वादिष्ट बना दिया जाता है। तो खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा अगर हम समाजशास्त्र को विभिन्न प्रकार के अन्य विषयों के साथ में लेकर के अध्ययन करेंगे। तो और वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, बल्कि वो एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। और इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो विज्ञान की पद्धति नहीं है, ऐसे कहते हैं वो कि पद्धति का विज्ञान नहीं है। ये अध्ययन की पद्धति क्या है? विज्ञान नहीं है, अर्थात ये सामान्य पद्धति है, विज्ञान की पद्धति इसमें नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वैज्ञानिक पद्धति नहीं रह पाएगी। लेकिन हम निष्कर्ष रूप से ये कह सकते हैं कि जो समाज शास्त्र है उसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए? उसका समन्वयात्मक भी होना चाहिए और साथ ही साथ स्वरूपात्मक भी होना चाहिए। दोनों क्षेत्रों को हम मिला करके ही अध्ययन समाजशास्त्र का कर सकते हैं। इनके अभाव में अगर हम करते हैं तो वो एक तरह से पक्षपातपूर्ण अध्ययन होगा, कंप्लीट अध्ययन हम उसको नहीं कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? क्या वो एक कला है या फिर वो एक कला के साथ साथ विज्ञान है? किस में रखेंगे हम समाजशास्त्र को? तो विज्ञान अगर हम समाजशास्त्र को मान के चले तो कैसा विज्ञान है? विज्ञान की क्या विशेषताएं होती है? विज्ञान शब्द सुनते ही हमें पता चलता है, हमें हमारे जो रिकॉल होता है वो एक लैब,
प्रयोगशाला रिकॉल होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ प्रयोगशाला होगी वही हमारा विज्ञान होगा। तो क्या समाजशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं? क्या समाजशास्त्र में ऐसी कोई प्रयोगशाला होती है? तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो जो स्टुअर्ट चीज है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से, विषय सामग्री से कोई संबंध नहीं है। किससे संबंध बताया इन्होंने? पद्धति से। विज्ञान का संबंध पद्धति से है, विषय सामग्री से संबंध नहीं है, मतलब पद्धति पे जोर देते हैं। और कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, विषय वस्तु में नहीं है। ये भी पद्धति पे जोर देते हैं कि सारे के सारे विज्ञान है वो सब किस पे बात देते हैं? पद्धति पे जोर देते हैं। और विषय वस्तु कम महत्वपूर्ण होती है, और उसका मेथड, पद्धति होती है मेथड, वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण बताए गए हैं, कोई भी विषय अगर वैज्ञानिक है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के आधार पर ही हम उस विषय को विज्ञान मान सकते हैं। अगर वो स्टेप्स कहीं पर छूट रहे हैं, मिस हो रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि वो विषय विज्ञान नहीं हो सकता है। तो अब कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चरण हैं जिनकी वजह से हम इसको पद्धति को वैज्ञानिक कह सकते हैं? तो इसमें पहला देखो, कोई भी विषय होता है उसमें सबसे पहले हम समस्या का चयन करते हैं। जब हम वैज्ञानिक पद्धति को उपयोग में लेते हैं तो हम उसमें सबसे पहले एक समस्या का चयन करते हैं। समस्या क्या होती है? जैसे हमने बेरोजगारी एक समस्या ले ली कि समाज में बेरोजगारी फैली हुई है, तो हमारा टॉपिक, हमारी समस्या क्या होगी? बेरोजगारी। अब हमें इस पर रिसर्च करना है, अध्ययन करना है। अब क्या करेंगे? हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे। अब उपकल्पना क्या होती है? उपकल्पना होती है कि हमें प्रूव करने होते हैं, ऐसे कथन बनाने हैं जिनको हमें बाद में प्रूव करना है कि वो सही है या गलत है। तो हम कुछ कथन लेके चलते हैं और उन कथनों की सत्यता अभी बाकी है, हमें उनको प्रूव करना है। फील्ड में जा करके तथ्य कलेक्ट करके फिर हम उनको प्रूव करते हैं, सत्य साबित करने के प्रयास करते हैं। तो उपकल्पना होती है ये, और इनके आधार पर उपकल्पना जब बन जाती है तो उपकल्पना के आधार पर क्या किया जाता है? उपकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन किया जाता है। तथ्यों का संकलन करके क्या करेंगे? फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है और फिर उसके बाद में तथ्यों का संकलन करने के पश्चात हमें ये पता चलता है कि कौन से तथ्य सही है, कौन से तथ्य गलत है। जो हमारे काम के होंगे उनको हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, और जो तथ्य हमारे काम के नहीं होंगे हम उनको वहां से हटा देंगे। इसे कहते हैं तथ्यों का वर्गीकरण करना और तथ्यों का विश्लेषण करना। हम बांट देंगे महत्वपूर्ण तथ्य और अनुपयोगी तथ्य, सबको हम बांट करके उनका क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अगला जो आता है हमारा सामान्यीकरण का, तथ्यों का सामान्यीकरण आता है। अर्थात जब हमने तथ्यों को कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करके उनका विश्लेषण कर लिया, उनको बांट दिया, उसके बाद हम करेंगे उनका सामान्यीकरण। उनको कैटेगराइज करके सामान्यीकरण मतलब उनका एक सिद्धांत निर्माण करते हैं कि जब 100 तथ्य कलेक्ट करते हैं, 100 में से अगर 80%, 70% अलग तरह के होते हैं, 30% अलग तरह के होते हैं, तो उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि बेरोजगारी इस उम्र में, इस उम्र के जो लोग हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, इस क्षेत्र विशेष में ज्यादा पाई जाती है, और उसके ये निवारण हो सकते हैं। इस तरह से हम तथ्यों का सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में जो समाज शास्त्र, इसमें विज्ञान की जो विशेषताएं हैं, विज्ञान की विशेषताएं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या जो ये हमने अभी पद्धति पढ़ी कि विज्ञान की पद्धति के चरण कौन से हैं, और उसके बाद में कोई भी विषय विज्ञान है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है। अगर वही विशेषताएं हमारे समाजशास्त्र में भी पाई जाती है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये विषय क्या है? ये हमारा विषय विज्ञान है। तो कौन सी विशेषताएं हैं जो हर विषय में होनी जरूरी है? पहली है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता होती है कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ में अध्ययन करना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात ना मिले, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं। निष्पक्षता के साथ अध्ययन।
निष्पक्षता के साथ में अध्ययन करने के बाद में हम ये कहते हैं कि ये वस्तुनिष्ठता है। और दूसरा आता है निश्चयात्मकता। विज्ञान की एक विशेषता होती है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता का मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिकता के साथ में अध्ययन करना। हम ये ले कि कुछ विशिष्टता हो उस अध्ययन में, और हमने जो वस्तुनिष्ठता की बात की थी उसी से मिलता जुलता निश्चयात्मकता होता है कि जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल सही हो। हमारे रिजल्ट कभी भी कहीं भी अगर हम उसे अप्लाई करें तो वो वैसे ही आने चाहिए, उसमें निश्चितता होनी चाहिए, उनमें चेंजेस बार बार नहीं आने चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। फिर आपका आता है सत्यापनशीलता। हम उसको सत्यापित कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में रख सकते हैं, वो वैसे के वैसे रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आएगा। अर्थात हम उसको हर जगह सत्य के रूप में दिखा सकते हैं कि बिल्कुल सत्यापन है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता है, सत्य है वो पूरा कहा हुआ। फिर है कार्य कारण का संबंध। इसका मतलब होता है कि कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, तभी वह घटना घटित होती है, तो उसे हम कहते हैं कार्य कारण का संबंध पाया जाना। जैसे आग कहीं पे है तो धुआं होता है, धुआं उठता है तो मतलब आग है वहां पर। तो कार्य और कारण दोनों का आपस में संबंध है, तो ये एक गुण है जो कि विज्ञान में होना जरूरी है। फिर है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को हम बदल नहीं सकते हैं। सूर्य पूर्व में निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो ऐसा ही होता है सब जगह, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। इसी प्रकार से विज्ञान में भी सार्वभौमिकता पाई जाती है। फिर इसके बाद में आप सार्वभौमिकता में एक चीज हम ये ले सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में, कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलाव नहीं आते हैं, निरंतर चलता रहता है। कोई भी कार्य होता है वो देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। फिर आता है अनुभाविकता। अनुभाविकता में हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है उनके आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है हम उनको लेकर के जो अनुभव करते हैं, और उस अनुभव के आधार पर जो हम अ, अ, अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? अनुभाविक अध्ययन। पूर्वानुमान। पूर्वानुमान को हम कहेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती है विज्ञान में, और उनको देख करके हम एक भविष्यवाणी करने की क्षमता डेवलप करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा हो सकता है, तो ये हमारा होता है पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान भी हम इसमें लगा सकते हैं। फिर आपके अंत में आ जाता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से क्या तात्पर्य है? सिद्धांत का निर्माण करना, जनरलाइजेशन करना, कि सभी प्रकार की स्थितियों को देख करके हम अंत में एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो इसका मतलब आमतौर पर ऐसा होता है, ऐसा पाया जाता है। तो ये सामान्यीकरण हो गया। तो ये सारी जो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वो विज्ञान की विशेषताएं होती है। अब हम ये कहते हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है? क्या समाजशास्त्र में ये घटनाएं घटित होती है? बिल्कुल है। समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, निष्पक्षता के साथ में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में निश्चयात्मकता पाई जाती है, वैज्ञानिकता के साथ अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में सत्यापनशीलता होती है, इसके जो रिजल्ट्स होते हैं प्रूव होते हैं, सत्य पर आधारित होते हैं, कोई बदलाव नहीं आता है। कार्य कारण का संबंध भी पाया जाता है। समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य उत्तरदायी होता है। अगला है इसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। समाजशास्त्र में सार्वभौमिक घटनाएं होती है। हमारे समाज में जो घटना घटित हो रही है कुछ वैसी ही घटना कहीं और भी घटित हो सकती है। अर्थात जहां जहां समाज है वहां जीवन है, जहां जीवन है वहां समाज है, और समाज में सभी प्रकार की घटनाएं घटित होती है, तो समाज सार्वभौमिक है। और अनुभाविकता होती है। इंद्रियों के आधार पर हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अनुभव करके अध्ययन कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमारे समाज में इस प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ, ऐसी परिस्थिति हुई जिसकी वजह से आगे ऐसा हो सकता है, ये पूर्वानुमान है। तो कहीं और भी ऐसा हो सकता है, तो हम पूर्वानुमान के आधार पर भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं सामान्यीकरण करके कि ये घटनाएं इस तरह से हो रही है, तो इसका ये निष्कर्ष निकल सकता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? विज्ञान है। ये इसका एक निष्कर्ष निकल कर हमारे सामने आता है। अगला जो आता है इसमें हम देखते हैं समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य से क्या तात्पर्य है? परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है
कि एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कुछ विशिष्टता होती है। हर एक विषय का अपना एक दृष्टिकोण होता है। जैसे राजनीति विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण होता है। राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वो राजनीतिक तरीके से करते हैं। अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण अलग प्रकार का होता है, आर्थिक दृष्टिकोण से वो अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से मानव विज्ञान का मानव विज्ञान है उसका दृष्टिकोण अलग होता है। इसी प्रकार से हम किसी और विषय की भूगोल का दृष्टिकोण अलग होता है, इतिहास का दृष्टिकोण अलग होता है। तो सभी विषयों का दृष्टिकोण अपने आप में अलग होता है। देखने का नजरिया, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना है। पर्सपेक्ट मतलब सीन थ्रू, अर्थात किसी भी वस्तु को देखने का क्या तरीका है। एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं, और जो उसके बाद में हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो हमारा दृष्टिकोण कहलाता है। देखिए, लैटिन शब्द है पर्सपेक्ट, सीन थ्रू, देखना, और इसका मतलब होता है निरीक्षण करना। पर्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव, देखना होता है, सोचना होता है, और निरीक्षण करना है आदि विभिन्न प्रकार से। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है दृष्टिकोण। इसमें एक विचारक हुए ई चिनॉय। ई चिनॉय क्या कहते हैं? ई चिनॉय ने एक उदाहरण दिया है और उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण किसका दिया है? उन्होंने एक डबल रोटी का उदाहरण दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि डबल रोटी का अध्ययन किया और ये बताया है कि एक अर्थशास्त्री इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है, इतिहासकार इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है, पोषाहार विशेषज्ञ का इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव रहता है, क्या दृष्टिकोण रहता है, और मनोविज्ञान इसके बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है, साथ ही समाजशास्त्री का अपना क्या दृष्टिकोण होता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो ये विचारक हुए और उन्होंने एक ही विषय के बारे में जो दृष्टिकोण रखा है उसे हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य। अब देखिए, अर्थशास्त्री क्या बात करेगा एक डबल रोटी के बारे में? अर्थशास्त्री बात करेगा कि कोई भी डबल रोटी जो होती है, जब हम उसकी मांग और पूर्ति को ध्यान में रखते हुए हम उसकी सप्लाई करते हैं, उसको उपलब्ध करवाते हैं, तो आम जनता कितनी लाभान्वित होती है और उसकी वजह से क्या तो लाभ होता है और क्या हानि होती है। इस प्रकार से अर्थशास्त्री अर्थ की बात करता है, धन कमाने की बात करता है कि इससे कितना धन प्राप्त किया जाता है एक डबल रोटी से, और इसकी सप्लाई किस तरह से प्रभावित हो सकती है, किन लोगों को ये ज़्यादा सप्लाई करना है और कहाँ पर इसकी डिमांड कम है। ये सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के लिए है। और कितनी कॉस्ट आती है किसी भी एक डबल रोटी के पैकेट को बनाने में, कितनी कॉस्ट यानी कितनी कीमत आ रही है, कितनी लागत आ रही है। दूसरा है आपका इतिहासकार। इतिहासकार क्या बात करेगा? इतिहासकार बात करेगा कि जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई एक डबल रोटी की, और किस तरह से वो बनने लगी। तो ये इसके इतिहास की बात करेगा। क्या पास्ट रहा, क्या जर्नी रही है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, लोगों ने किस तरह से आज जो मॉडिफाई रूप हमारे सामने आया डबल रोटी का वो कैसा आया है। तो पूरी जर्नी की बात कौन करता है? ये इतिहासकार करता है। फिर आता है पोषाहार विशेषज्ञ। इसका दृष्टिकोण क्या रहेगा? पोषाहार विशेषज्ञ का दृष्टिकोण ये रहेगा कि जो डबल रोटी है उसको खाने से किसी भी व्यक्ति को कितनी कैलोरी मिलती है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना फैट मिलता है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन जो भी है सारे के सारे पोषक तत्व कितने प्राप्त हो रहे हैं, ये बात कौन करेगा? ये पोषक तत्वों की बात करेगा पोषाहार प्रभारी। पोषक तत्व, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ। इन सब की बात कौन करता है? पोषाहार प्रभारी। फिर है पोषाहार विशेषज्ञ। फिर है मनोविज्ञानी। मनोविज्ञानी क्या बात करेगा? मनोविज्ञानी बात करेगा मनोविज्ञान की, कि डबल रोटी खाने से किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन या मानसिक संतुष्टि कितनी प्राप्त हुई है। तो जो मानसिक स्थिति की बात करता है, मानसिक स्थिति, मानसिक संतुष्टि कौन बात करता है? वो करता है मनोविज्ञानी। मनोविज्ञानी इस तरह की बात करता है। फिर आपके आता है समाजशास्त्री। समाजशास्त्री क्या बात करेगा? समाजशास्त्री बात करेगा
समाज में उसकी उत्पादकता, समाज में कितना प्रभाव पड़ा है, लोगों में इसकी वजह से कैसे संबंध बने हैं। अगर डबल रोटी खाने की वजह से परिवार में झगड़े हो रहे हैं तो ये नकारात्मक संबंध को इंगित करता है। और अगर यहाँ पर डबल रोटी खाने से एक परिवार जुड़ रहा है, एक साथ में दोस्त बन रहे हैं आपस में, तो ये सकारात्मक परिणाम दिखाता है। इस तरह से हम परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। अब आज हमने पढ़ा है कंप्लीट, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले सारे बिंदुओं को हम एक बार ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखा है कि समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से होती है। तो समाजशास्त्र की शुरुआत हमने देखी है कि यूरोप में हुई। यूरोप में 1838 में पुनर्जागरण काल में हम ले सकते हैं वाणिज्यिक क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। ये सारे के सारे ऐसे घटक थे, कारक थे, जिनकी वजह से समाजशास्त्र अस्तित्व में आया। समाज में जो बदलाव आया, उन बदलावों को समझने के लिए हमें एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ी जो समाज का सर्वांगीण, संपूर्ण, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कर सके। इसके बाद हम देखते हैं भारत में शुरुआत कब हुई। तो भारत में शुरुआत सन 1914 से बंबई विश्वविद्यालय से मानी जाती है। उसके बाद 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ऐच्छिक विषय के रूप में, 1921 में आपके लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गए और 1923 में आंध्र और मैसूर विश्वविद्यालय में स्थापना हो गई है। भारत में समाजशास्त्र का जनक कहलाते हैं श्री GS घुरिये साहब, जबकि संपूर्ण विश्व में समाजशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? ऑगस्ट कॉम्ट, 1838 में। सामाजिक भौतिकी के नाम से उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की थी, जो कालांतर में चल करके समाजशास्त्र बना। भारत में GS घुरिये ने समाजशास्त्र की स्थापना की थी। और अन्य विचारक कौन कौन से हैं? KM कापड़िया, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी, DP मुखर्जी आदि समाजशास्त्र के अन्य विचारक हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। समाजशास्त्री हो गए कंप्लीट। और समाजशास्त्र का अर्थ परिभाषाएं हमने देखी है। सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज का शास्त्र अर्थात समाज का विज्ञान है। और इसमें किंग्सले डेविस, HM जोन्सन और मैकाइवर पेस, 3 की परिभाषा हमने देखी जो आपको अच्छे से याद करनी है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। फिर हम इसके क्षेत्र पे आते हैं कि विषय क्षेत्र क्या है। विषय क्षेत्र को हमने 2 भागों में बांटा था, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय बताया और एक समन्वयात्मक संप्रदाय बताया। स्वरूपात्मक स्वरूप पे बल देते हैं, समन्वयात्मक में सामंजस्य पे बल देते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय विशुद्ध विज्ञान की बात करते हैं, जबकि समन्वयात्मक वाले जो संप्रदाय के मत विचारक है वो किसकी बात करते हैं? सामंजस्य, समन्वय की बात करते हैं। इधर जो स्वरूपात्मक में है वो जॉर्ज सिमेल, F टोनीज है, पीरकांत वान वीज है और साथ ही मैक्स वेबर है। जबकि उधर जो हम समन्वयात्मक की बात करते हैं उनमें कौन कौन है? होबहाउस, दुर्खीम और गिन्सबर्ग, सोरोकिन आदि है। सावयव सदृश्य मानते हैं। फिर है प्रकृति। हमने प्रकृति की बात करी कि समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो समाजशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, लेकिन हम इसे विज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि समाज अपने आप में पूरा का पूरा एक प्रयोगशाला है। इसके बाद हम पद्धति के वैज्ञानिक पद्धति के हमने चरण देख लिए हैं। कौन कौन से चरण है? पूरे 5 चरण देख लिए हैं। समस्या का चुनाव, कल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण और तथ्यों का सामान्यीकरण और सिद्धांत का निर्माण करना। और हमने अंत में इसकी विशेषताएं देखी, विज्ञान की विशेषताएं कौन कौन सी है। और सबसे लास्ट में हमने देखा है इसका परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है दृष्टिकोण, नजरिया और उदाहरण देखा हमने। किसका उदाहरण? एक डबल रोटी का दिया। किसने दिया? ई चिनोय ने। अब आज की कक्षा यही कंप्लीट करते हैं हम। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। इसको फिर से आप पढ़िएगा, घर पे दोहराइएगा। धन्यवाद।